अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मेरा नाम है शुभम मानकर और मैं आपको पढ़ा रहा था लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग क्या देखने वाले, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखने वाले। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें से सबसे पहली चीज है मास। मास के बारे में सबको पता है ना, उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने के लिए है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो होता है मोमेंटम। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या चीज पता रहनी चाहिए, मोमेंटम के बारे में पता रहना चाहिए। मोमेंटम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी having mass m and traveling with a velocity v is called as momentum। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द लेटर p। मोमेंटम को हम लोग p लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, p क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखे है तो हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या होता है p का मतलब, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तीन वर्ड से हमारी डेफिनेशन बन गई, p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के ऊपर मैंने बार दे दिया, क्योंकि वेक्टर क्या, सॉरी वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, और p भी क्या है हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हम लोगों को एक मिल गया इस तरीके से, ये होता है मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास m, इसका मास क्या है m, एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है, जिसका मास m है, वो ट्रैवल कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ, तो उसका मोमेंटम रहेगा। ठीक है, इज कॉल्ड एज मोमेंटम। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो भी ट्रैवल करती है किसी भी न किसी वेलोसिटी के साथ, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसका पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस का सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं हम लोग, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक इस तरीके से एक रास्ता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चींटी चल रही है। ठीक है, एक छोटी सी एक चींटी है, ये चल रही है, तो ये क्या करेगी, अपना रास्ता रास्ता ऐसे 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 तय करेगी और अपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है चींटी। इस तरीके से उसका रास्ता है और चींटी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो चींटी का कुछ ना कुछ मास होगा, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन सबको पता है कि मास क्या होता है चींटी का, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा एक ब्लॉक रखा, तो अगर ये इतना मोमेंटम और एक वेलोसिटी भी लेके चलेगी, है ना, मास रहेगा चींटी का और कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ में चलेगी। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा, तो ये चल रही है इस ब्लॉक के साथ में, क्या हो जाएगी, चींटी टकरा जाएगी। तो मुझे बताओ इस ब्लॉक के ऊपर, ये बहुत बड़ा ब्लॉक है ना, तो इसका मास सपोज मैं कंसीडर ही करके चलता हूँ, यहाँ पे 100 kg है और इसका तो मिलीग्राम में भी नहीं होगा, तो मैं मान के चलता हूँ 1 मिलीग्राम इसका क्या है, वेट है। तो ये 1 मिलीग्राम कितनी भी स्पीड लेके चले, कितनी भी बहुत ज्यादा स्पीड भी लेके चलेगी और टकरा जाएगी इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक को हिला पाएगी क्या एक चींटी, नहीं हिला पाएगी, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ मास, मास क्या है, बहुत ज्यादा कम है चींटी का।
ठीक है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी भी हाई कर लो तुम लोग, बहुत ज्यादा हाई कर लो, लेकिन एक चींटी के लिए पॉसिबल है क्या इस ब्लॉक को हिलाना? नहीं है पॉसिबल। तो इसका जो मोमेंटम आने वाला है वो कैसा आने वाला है? बहुत ही ज्यादा कम आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरा वाला एग्जांपल लिए, इस चींटी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, इस चींटी की जगह मैं अगर एक ट्रक ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये इतना बड़ा तो पहली बात तो ट्रक ही है, ठीक है। अब ये ट्रक जाएगा ऐसा, इस तरीके से एक ट्रक है, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रक जाएगा, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसका मास सपोज मैं मान के चलता हूँ कि 2000 केजी के करीब करीब है, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी थोड़ा सी ज्यादा है, ठीक है। चलो इस केस में मैं वेलोसिटी भी लिख लेता हूँ। वेलोसिटी मैंने लिख लिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर जा रहा है ये ट्रक, तो इस ब्लॉक से जब टकराएगा तो ये ब्लॉक के क्या हो जाएंगे? चीथड़े उड़ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है ट्रक का मास। उसके साथ में क्या है? उसके पास में वेलोसिटी भी है। तो अगर वो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे ही टकराएगा इसके साथ में, वैसे ही ये ब्लॉक तो रहने वाला है नहीं, है ना। तो मोमेंटम का ये वाला सिग्निफिकेंस है। तीसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज यही ट्रक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस बार क्या कर दिया मैंने? 0.01 मीटर पर सेकंड कर दिया। मतलब मैंने क्या कर दिया? बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। इस स्पीड से अगर जाके अगर ये ट्रक अगर इससे टकरा भी गया तो बस इसको क्या कर पाएगा? वो सिर्फ सरका पाएगा, है ना, थोड़ा सा। इसके कुछ टुकड़े उकड़े होंगे क्या? नहीं, क्योंकि ट्रक का मोमेंटम क्या हो जाएगा? देखो ना, ट्रक का मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका मास तो चलो हमारे लिए कितना है? 2000 है, लेकिन ये चल कौन सी स्पीड से रहा है? 0.01 मीटर की स्पीड से अगर ये चल रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 0.01, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 20 केजी मीटर पर सेकंड। बस ये 20 केजी मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। पहले वाले केस में कितना चल रहा था? अगर इसकी स्पीड कितनी थी? पहले वाले केस में कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड रखा था। पहले वाले केस में कितना रखा था? 20 मीटर पर सेकंड रखा था, 20 मीटर पर सेकंड। तो अभी बताओ मुझे, 20 मीटर पर सेकंड अगर रखता तो कितना हो जाता है? ये 2000 ये हो जाता कितना? 4000 और एक जीरो, तो ये हो जाता पूरा 20, ये कितना हो जाता? 4000 और एक जीरो। तो ये इतना ज्यादा मोमेंटम रहता केजी मीटर पर सेकंड। तो वो सेकंड वाले केस में क्या हुआ था कि इसके चिथड़े क्यों उड़े थे? क्योंकि यहाँ पे देखो 40,000 केजी मीटर पर सेकंड की मोमेंटम लेके चल रहा था वो जो ट्रक था। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हुआ? इसको मैंने क्या कर दिया? 0.01 कर दिया था, है ना। तो 0.01 कर दिया था तो कितना हो जाएगा? 0.01 करते कितना हो जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ ये 2000, दो जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा? ये 20 ही बचेगा यहाँ पे। तो ये टोटल हो जाएगा मेरे लिए 20 केजी मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो इस ब्लॉक को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको जरूर फर्क पड़ेगा। दूसरा वाला जो केस था, तीसरा वाला केस में फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो अगर किसी की मास अगर बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत कम है तो मोमेंटम उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर किसी का मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी भी अगर बहुत ज्यादा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। तो अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगा। किसी का मोमेंटम अगर कम है तो वो कम इंपैक्ट कर पाएगा। अगर चींटी चल रही थी, उसका मास बहुत ही ज्यादा कम है, तो वेलोसिटी कितनी भी बढ़ा दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब अगर हमको मोमेंटम ज्यादा चाहिए तो उसका एक कंसीडरेबल मास रहना चाहिए, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करेगा वो? उसका मोमेंटम रहेगा। यही है सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये होता है मोमेंटम का सिग्निफिकेंस। तो हमारे लिए ये क्यों जरूरी था? हमारे लिए ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे
तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली ये कहता है हम लोगों को कि द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to the external applied force on that body. ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया। जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन, तो वहां पे क्या डेफिनेशन लिखे थे हम लोगों ने, रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of velocity, ठीक है, is called as acceleration। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको, a is equals to क्या लिखते थे, v minus u divided by t2 minus t1, इस तरीके से लिखते थे ना हम लोग। ये फाइनल टाइम रहता था, ये हमारा इनिशियल टाइम रहता था। इसको टी अप भी लिख सकते हो और चाहो तो टी आई भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। तो मुझे बताओ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर रहा तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना हमारे पास में, इसको लिखेंगे dp बाय dt। इसको लिख सकते हैं हम लोग pf माइनस pi डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, tf माइनस pi। ठीक है, इसी तरीके से तो लिखेंगे। अब देखो हमको पता है जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे लिए सपोज अगर मैं मान के चलता हूं कि लेट v फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी और u क्या है मेरे लिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी u का मतलब हो जाएगा, तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, dp by dt इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, p ऑफ मेरे लिए कितना हो जाएगा, ये मास है तो मास तो चेंज नहीं होने वाला है ना, एक ही बॉडी है तो उसका मास कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लिख भी देता हूं यहाँ पे, मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये dp by dt क्या हो जाएगा मेरे लिए, p ऑफ कितना हो जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे v कंसीडर किया ना वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा mv। ठीक है, सही है, mv हो गया, और फिर माइनस है, ये क्या हो जाएगा mu हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर की है, u, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, tf माइनस ti। ठीक है, तो ये होगा हमारे लिए। अब इसको इस तरीके से लिख दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, dp by dt इज इक्वल्स टू मास को कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा v माइनस u, ये क्या हो जाएगा tf माइनस ti। अब हम लोग जब मैथमेटिकली जब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स को डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे dp by dt की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, dp by dt की जगह, और ये भी dp by dt है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, f is directly proportional to mass v minus u tf minus ti, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ठीक है,
इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और ये क्या आ रहा है v माइनस यू डिवाइडेड बाय tf माइनस ti आ रहा है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि तुम लोगों को जैसे हमारा हम लोग जब एक्सेलरेशन लिखते थे तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे हम लोग, v माइनस यू डिवाइडेड बाय tf माइनस ti। क्या होता था ये फाइनल वेलोसिटी होती थी, ये होती थी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता था फाइनल टाइम, और ये होता था हमारा इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये वैसे ही तो दिख रहा है ना v माइनस यू, और यहाँ पे दिख रहा है tf माइनस ti। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ऐसे एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन से क्या कर दिया हम लोगों ने, इस चीज को रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया ना। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो अगर इसको F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ तो ऐसा डायरेक्टली लिख नहीं सकता मैं। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कुछ तो भी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ तो भी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उसी k को क्या बोलते हैं, तुम लोग बोल सकते हो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एक ये। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि देखो इस साइड में लिखता हूं मैं, यहाँ पे k की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, कब हो सकती है k की वैल्यू 1, अगर इफ लिखते हैं ना, अगर F तुम्हारा क्या हो जाए 1 न्यूटन, ठीक है, मास भी तुम्हारा हो जाए 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना हो जाए तुम्हारा, एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है हमारा 1, ये भी 1 और ये भी क्या है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर k इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मिलता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाले लॉ ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये एक एंड रिजल्ट है, फोर्स इज इक्वल्स टू जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोचो एक आधी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई भी बॉडी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाली जगह ले लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। मास उसका चलो कुछ भी मान लेते हैं, 10 kg का मान लेते हैं, ठीक है अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जब ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी और हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर F एक्सटर्नल क्या कर देंगे, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। मास इसका कितना है, 10 kg का 10 kg है ना। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो पहले वाले टाइम में इसका मोमेंटम कितना होगा, जब पहले वाले टाइम में इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे, तो जो भी है मास इनटू वेलोसिटी, ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका फाइनल मोमेंटम। मतलब इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या अप्लाई करके रखी है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रखे है। तो ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह हिलेगी, हाँ बिल्कुल हिलेगी, क्योंकि इसके पास में क्या है, मोमेंटम है। तो
तो यहाँ पे हुआ ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कुछ तो भी टाइम में होगा ना। देखो 0 टाइम में कितना है, इतना सा है, लेकिन फिर कुछ टाइम बीतने के बाद में क्या हो जाएगा, मोमेंटम में आ जाएगी बॉडी, उसका मोमेंटम फाइनली कितना होगा, ये इतना होगा m into v। और ये वाले केस में इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है। तो 0 से लेके pf होने तक के कितना टाइम लगा उसको, ये सब के बाद उसको मिला के क्या बनता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बनता है, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला ये वाला लिखे थे। क्या लिखे थे इस केस में, m into v minus m into u divided by tf minus tn, है ना, ऐसे ही लिखे थे ना। जरूरी नहीं है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल टाइम में u की वैल्यू हमेशा 0 हो, u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अभी हम लोगों ने मान के चले एग्जांपल के तौर पे कि 0 है, लेकिन देखो u की वैल्यू कुछ तो भी बढ़ा के लिखे तो वो हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर u की वैल्यू तुम लोगों ने पहले ज्यादा रखे और उसके बाद में क्या हो गया, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर दिया अपोजिट डायरेक्शन से, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, उस टाइम पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, मोमेंटम बढ़े या घटे हमको कोई मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए, एक तो बढ़ना चाहिए एक तो घटना चाहिए, ठीक है। तभी तो क्या आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हम लोगों को क्या चाहिए, चेंज चाहिए मोमेंटम का, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही होता है सिग्निफिकेंस, और एंड रिजल्ट हम लोगों को मिलता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरीके से है तो तुम लोग दे सकते हो। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मास कौन सी वाली क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ठीक है, इतना ही पढ़ना है हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, और फिर यही पे हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को क्या करना है, वीडियो अच्छे से देखना है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो रिपीट करके देखो, ठीक है। जितना ज्यादा रिपीटिशन में देखोगे उतना ज्यादा तुम लोगों को क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो तुम लोग देखो फिर कौन सा वाला, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो बाय बाय, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और जो भी है, ठीक है, और शेयर करो, ठीक है। तो ये सब करो तुम लोग, तब तक के लिए बाय। हम लोग फिर इसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ में क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है।